तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हमारा सी एस एस यूनिट्स, ठीक है, और उसमें से हमने कुछ यूनिट्स डिस्कस किए थे। तो मैं एक यहाँ कमेंट बना देता हूँ अपना, ठीक है। तो हमने बात किया था पिक्सल, ठीक है, विच इज़ एन एब्सोल्यूट सी एस एस यूनिट। तो अगर मैंने किसी चीज़ पे पिक्सल डिफ़ाइन किया है तो वो वैसा ही रहेगा हर स्क्रीन साइज़ पे। फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल फॉन्ट साइज़, इट विल बी 50 पिक्सल ऑन डेस्कटॉप, इट विल बी 50 पिक्सल ऑन मोबाइल, ऑन एनी अदर स्क्रीन साइज़, ठीक है। सो दिस इज़ एन एब्सोल्यूट यूनिट। फिर हमने बात किया था परसेंटेज एंड इट्स रिलेटिव यूनिट, ठीक है। तो रिलेटिव टू व्हाट? इट्स पेरेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेरेंट है, उसमें मैंने कुछ है मेरी विड्थ और उसके अंदर एक चाइल्ड है, उस पर मैं परसेंटेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इट विल ऑलवेज लुक एट इट्स पेरेंट, ठीक है। फिर हमने बात की थी रैम, पहले एम और फिर हमने रैम की बात की थी। एम एंड रैम दे आर ऑल्सो रिलेटिव, बट एम इज़ रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट। तो अगर मेरे पास एक डिव है और उसके अंदर मेरे पास कोई फॉन्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, अगर मैंने डिव पे कोई फॉन्ट साइज डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल 32 पिक्सल, फाइन, एंड नाउ इन द चाइल्ड आई एम डिस्क्राइबिंग फॉन्ट साइज 1 EM, तो ये हमेशा पेरेंट को देखेगा और देखेगा कि पेरेंट पे क्या डिफाइन है। तो अगर 32 है, यानी कि 1 × 32, 1 रैम इज़ इक्वल टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट, तो 1 × 32 इज़ इक्वल टू 32 पिक्सल, ठीक है। But when we are setting font sizes, like for example, when we are setting the padding, अगर उसी पैराग्राफ का मैं पैडिंग सेट कर रहा हूँ, तो रादर देन लुकिंग एट द पेरेंट, ये क्या करेगा, ये उसी एलिमेंट के फॉन्ट साइज़ को देखेगा, यानी कि 32 पिक्सल, ठीक है। तो 32 पिक्सल ही अप्लाई हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 2 रैम लिखा था, तो 32 × 2 इज़ इक्वल टू 64। तो अब अगर पैडिंग पे जाएंगे तो ये 32 नहीं देखेगा जो मैंने पेरेंट में डिफाइन किया था, बट रादर द एलिमेंट जिसका वो फॉन्ट साइज़ होगा, यानी कि 64। तो 64 पैडिंग अप्लाई हो जाएगा, और ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। तो अगर आपको किसी को रिवाइज करना है, वो लेक्चर पे वापस जा सकते हैं और देख सकता है। रैम रैम आपके रूट को देखता है, HTML रूट को, तो बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स। तो अगर मैंने कहीं पर डिफ़ाइन किया है 1 रैम, तो इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर मैंने HTML में कोई चीज़ डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने HTML में बोल दिया कि नाउ ईच एंड एवरीथिंग विल बी 32 पिक्सल, आई मीन फॉन्ट साइज़ विल बी 32 पिक्सल, तो हर एक एलिमेंट का फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल हो जाएगा। बट नाउ इफ़ आई यूज़ रैम, तो रैम हमेशा HTML को देखेगा और देखेगा मैंने वहाँ के डिफ़ाइन किया है 32 पिक्सल, तो 32 पिक्सल ही अप्लाई हो जाएगा हर एक जगह पर। 2 रैम यानी कि 32 × 2 64। एंड इसमें पैडिंग का ये मसला ये होता है कि पैडिंग भी ये किसी को देखेगा, अपने HTML रूट को ही देखेगा और उसी के हिसाब से अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ यूनिट्स देखे थे। पिक्सल एब्सोल्यूट, परसेंटेज रिलेटेड टू द पेरेंट, एम एंड रैम रिलेटेड, एम इज़ रिलेटेड टू पेरेंट एंड रैम इज़ रिलेटेड टू HTML टैग। नाउ वी हैव मोर HTML यूनिट्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे, और उसमें से आज हम देखेंगे VH एंड VW, ठीक है। तो ये समझते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं अपने इंडेक्स HTML में जाता हूँ एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। हम यहाँ लिखते हैं CSS यूनिट्स, ठीक है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव दिस डिव डॉट बॉक्स, इसका नाम रखते हैं, ठीक है। और इस डिव डॉट बॉक्स में पैराग्राफ ऐड कर देते हैं और 100 वर्ड्स का, ठीक है। गो लाइव, ओके। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा क्लास सेलेक्टर से और इस पर बॉर्डर दे दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। तो मैंने लिंक नहीं किया है, तो लिंक करना ज़रूरी है, जो मैं बार बार कहता हूँ। बराबर हमें पाथ देना है फाइल का, ठीक है। तो 5 दे देते हैं, तो 5 पिक्सल। तो ये है मेरा बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर मेरे पास ये पैराग्राफ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट VH। व्हाट इज़ VH? देखो, VH होता है आपका व्यू पोर्ट हाइट। और व्यू पोर्ट होता क्या है, देखिए ये आपका पेज है ना, ये जो डिस्प्ले होता है, यानी कि दिस स्क्रीन साइज़, जहाँ पर आपका पेज डिस्प्ले होता है, इसी को व्यू पोर्ट कहते हैं, या सिंपल भाषा में आपका स्क्रीन साइज़। तो व्यू पोर्ट हाइट कहता है कि आप किसी भी एलिमेंट का हाइट
डिफाइन कर सकते हो VH से, और वो रिलेटिव होगा व्यू पोर्ट के। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ आके बॉक्स पे हाइट लिख देता हूँ, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, वी डोंट एक्चुअली सेट हाइट, बट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आके 50 VH करूँगा, तो होता क्या है, 1 VH इज इक्वल टू 1% ऑफ द व्यू पोर्ट, ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट। तो ये आपका हाइट है और ये आपका विड्थ है। तो जब मैंने यहाँ पर 50 VH लिखा तो एग्जैक्टली होगा क्या, ठीक है, पहले मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर से जितने भी मेरे पास मार्जिन है उसको 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग या मार्जिन HTML या ब्राउज़र खुद ऐड कर देता है, तो वो मैंने रिमूव कर दिया, ओके। तो जब मैंने 50 VH हाइट लिख दिया, तो हाइट अब किसके रिलेटिव है, VH के, व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट इज़ द साइज ऑफ योर स्क्रीन। तो जब मैंने 50 लिख दिया तो एग्जैक्टली ये 50% हो गया किसका, व्यू पोर्ट का, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं तो दिस इज एग्जैक्टली 50 VH। बट नाउ द पॉइंट इज कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आके और सारा कंटेंट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और भी पैराग्राफ्स ऐड कर लेता हूँ इस ही डिव के अंदर। पैराग्राफ लॉरम फॉर एग्जांपल 500 डमी टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 50 VH तो कर दिया मैंने। अब एग्जैक्टली जितना मेरा स्क्रीन साइज होगा या जितना मेरा व्यू पोर्ट होगा उसके 50% ये हो गया। देखो 50% मैं जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बट परसेंट इज समथिंग डिफरेंट, VH इज समथिंग डिफरेंट। परसेंट इज रिलेटेड टू द पेरेंट, ठीक है, किसी पेरेंट एलिमेंट में होगा तो मैं अगर परसेंटेज इस्तेमाल करूंगा तो वो उसके पेरेंट के रिलेटिव होगा। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट VH इट इज़ रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। तो जो भी आपका स्क्रीन साइज है, अब ये जो कंटेंट है ये क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, क्योंकि अब मैंने इसको फिक्स कर दिया है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आई वांट टू क्रिएट अ सेक्शन जो पूरा स्क्रीन साइज लेने, यानी कि 100% व्यू पोर्ट या जितना भी मेरा स्क्रीन साइज है पूरा उतना हाइट ले ले। तो तब मैं यहाँ आके जैसे फॉर एग्जांपल 100 VH कर दूंगा। तो अब क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे ये एग्जैक्टली उतना ही हाइट या उतना ही एक्सटेंड कर रहा है जितना मेरा स्क्रीन साइज है अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी मेरा स्क्रीन इतना है। बट इफ़ आई इंक्रीज द विंडो तो अब ये मेरा स्क्रीन साइज है, दिस इज़ माई हाइट। सो नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि ये बराबर 100% स्क्रीन साइज या व्यू पोर्ट एक्सटेंड कर रहा है खुद को, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये वाला कंटेंट है, ठीक है, अभी वे हाइट इतनी है, बट जो कंटेंट है वो हाइट से ज़्यादा है तो ओवरफ्लो कर रहा है। बट व्हाट वी कैन डू इज़ इफ़ आई रिमूव इट, हाइट को या कमेंट कर दूंगा, तो मेरे को पता है बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर ऑटोमेटिकली खुद ही खुद को एक्सपैंड करता है, यानी कि हाइट उसकी ऑटोमेटिकली खुद ही इंक्रीज़ होती है जितना मैं उसमें कंटेंट डालता जाऊंगा, ठीक है। बट समटाइम्स वी हैव टू क्रिएट अ सेक्शन जो 50 VH या 100 VH हाइट ले ले। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सेक्शन 50 VH हो, ठीक है, ये सेक्शन मेरा 50 VH हो, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट कि मेरा कंटेंट ओवरफ्लो हो, तो वी हैव दिस प्रॉपर्टी जिससे हम कहते हैं ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो Y, ठीक है, Y एक्सीस या वर्टिकल। तो अगर मैं इसको यहाँ पर स्क्रॉल लिख दूँ तो होगा क्या, अब ये जो सारा कंटेंट है मेरे इस ही सेक्शन में है अभी भी, एंड एट द सेम टाइम मुझे क्या मिल गया, स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिल गया, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये अभी इसलिए ये आ रहा है और कंटेंट इसलिए ओवरफ्लो होगा क्योंकि मेरी हाइट अभी कम थी। बट इफ़ आई इंक्रीज द हाइट, ठीक है, तो अभी भी मेरे पास स्क्रॉल का ऑप्शन है। बट इफ़ आई अनकमेंट दिस, ठीक है, तो 50 है, ठीक है, कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है। बट इफ़ आई डोंट वांट इट तो मैं यहाँ पर आके ओवरफ्लो Y कर दूंगा, और नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज इनसाइड माय कंटेनर, एंड एट द सेम टाइम मुझे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है।
तो हो सकता है कभी हमें एक सेक्शन क्रिएट करना है जो 100 VH की हाइट ले ले या 50 VH या 20 VH की हाइट ले ले, तो तब हम अपना VH यूज़ करेंगे, बट वी विल नॉट यूज़ पिक्सल्स एंड परसेंटेज, ठीक है। तो ये था हमारा VH। अब बात करते हैं VW की, और VW है क्या। जैसे VH यानी कि व्यू पोर्ट हाइट, सेम वी हैव VW यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ। तो इफ़ फॉर एग्जांपल आई हैव द सेम कंटेनर, सेम कंटेंट है, और मैं यहाँ हाइट के बदले रिमूव कर देता हूँ हाइट को, स्क्रॉल को भी रिमूव कर देते हैं, एंड व्हाट वी विल यूज़ इज़ विड्थ, एंड विड्थ को सेट कर देते हैं हम 50 VW। तो 50 VW यानी कि व्यू पोर्ट, उसका तुम 50% हो जाओ। सेम मैं परसेंट यहाँ बात कर रहा हूँ बस ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये वो वाला परसेंट नहीं है जो हमने अभी CSS यूनिट में देखा, ठीक है। तो 50 VW व्यू पोर्ट रिलेटिव, क्योंकि व्यू पोर्ट ही इसका इट इज़ रिलेटेड टू व्यू पोर्ट, तो इसने खुद को 50 VW यानी कि 50% ऑफ द व्यू पोर्ट और 50% ऑफ द स्क्रीन साइज कर दिया, ठीक है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि व्हाट शुड वी यूज़ VW फॉर कंटेनर्स, देखिए, और एट द सेम टाइम दिस इज रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो कंटेनर आप देख सकते हो एक्सपैंड और श्रिंक हो रहा है, बट क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्या हमें VW इस्तेमाल करना चाहिए या परसेंटेज, तो वो देखते हैं। मैं एक कंटेनर क्रिएट करूँगा यहाँ पर, बॉक्स तो है ही हमारे पास, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, div डॉट बॉक्स कंटेनर एक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और इसके अंदर डॉट div डॉट इनर बॉक्स ला देते हैं। तो एक पेरेंट कंटेनर है और उसके अंदर चाइल्ड कंटेनर है। तो पेरेंट कंटेनर पे मैं पैडिंग दे देता हूँ, ले लीजिए हम 20 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, 50 रख देते हैं, ठीक है। और डॉट इनर डैश बॉक्स, और उसका हम बॉर्डर दे देते हैं, ले लीजिए 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और उसमें भी पैडिंग दे देता हूँ ताकि स्पेस, क्योंकि अभी कोई कंटेंट है नहीं तो हमें ऐसा एक, क्योंकि सारे बॉर्डर एक साथ कोलैप्स हो गए, सो विल क्रिएट दिस स्पेस, बैकग्राउंड इंक्रीज करेंगे तो 40 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स पे आता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ आप जी विड्थ कर लो 50%, ठीक है, तो ये 50% हो गया। अब अगर आप अंदर देखोगे, जो ये कंटेनर है ये ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है इसका। बट अगर मैं इसी इनर कंटेनर के अंदर या इनर बॉक्स के अंदर विड्थ कर दूँ 50%, तो ये अपने पेरेंट को देखेगा, ठीक है, उसका वेट देख लिया, तो उसी हिसाब से अब ये खुद को उसके 50%, यानी कि उसको रिलेटिव रख के या उसको एज अ क्राइटेरिया बना के खुद को 50% कर देगा उस कंटेनर के, ठीक है। बट अब फॉर एग्जांपल मैं इसी कंटेनर में हूँ इनर बॉक्स पे, और मैं यहाँ 50% नहीं लिख रहा हूँ, 50 VW लिख रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो, ये ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। क्यों ओवरफ्लो कर रहा है, क्योंकि अब ये पेरेंट कंटेनर को नहीं देख रहा है, ये व्यू पोर्ट को देख रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट इज द साइज ऑफ योर स्क्रीन। सो नाउ इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपका स्क्रीन साइज, सो दैट्स वाई आप देखोगे ये ओवरफ्लो करेगा, और ये है इसका 50%, यानी कि 50 VW। so that's why we don't use VW mainly when we are working with containers, when we want to create these responsive containers. But what we actually do with VW is, let's remove this and let's remove this as well. Let's remove each and everything. मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लाता हूँ, ठीक है, और उसमें लॉरम लिखता हूँ 200 वर्ड्स का, ठीक है। तो ये है। अब अगर आप देखेंगे, मैं अगर इसका स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर दूँ, हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 16 पिक्सल। बट व्हाट आई वांट इज़ कि ये जो फॉन्ट है ये रेस्पॉन्सिव रहे, कि अगर विड्थ इंक्रीज़ हो जाए तो फॉन्ट भी इंक्रीज़ होना चाहिए, विड्थ कम हो जाए तो फॉन्ट भी कम होना चाहिए। तो पहले
या अभी भी बहुत जगहों पर आप देखोगे मेनली व्हाट वी यूज़ इज़ टू मेक फॉन्ट रेस्पॉन्सिव वी यूज़ VW। तो अगर मैं यहाँ फॉन्ट साइज आके लिख देता हूँ 1 VW, तो 1% ऑफ द व्यू पोर्ट। तो अगर मैं यहाँ आके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इफ़ आई इंक्रीज द साइज, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ कोने पे 1279, ठीक है, 1279। एंड इफ़ आई चेक द फॉन्ट साइज, तो बॉडी, इनसाइड बॉडी वी हैव पैराग्राफ, ठीक है। तो 12 कितना दिखाया था इसने, लेट्स सी अगेन, तो 1280, तो 1280 को 1% 12.8 है, ठीक है। बट व्हाट इफ़ आई से कि 10% हो जाओ ऑफ द व्यू पोर्ट, तो अब अगर आप देखोगे साइज इंक्रीज हो गया है फॉन्ट का, ठीक है, एंड 128 पिक्सल, ठीक है। तो 1280 का 10% इज 128 पिक्सल। तो इफ़ आई नाउ डिक्रीज द साइज, और आप यहाँ अगर देखेंगे तो साइज भी ऑटोमेटिकली, फॉन्ट साइज भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो द फॉन्ट इज़ नाउ व्हाट रेस्पॉन्सिव। तो जितना जितना विड्थ कम कम होता जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज भी कम कम होता जाएगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद VW इज़ यूजिंग विद फॉन्ट्स, कभी किसी का स्क्रीन साइज़ बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा इतना स्क्रीन साइज़ है, किसी का उससे बड़ा हो सकता है। तो जितना जितना ज़्यादा बड़ा बड़ा स्क्रीन साइज़ होगा तो उतना ही फॉन्ट इंक्रीज़ होगा। तो दैट्स वाई अभी पहले पहले वी यूज़ टू यूज़ 10 VW, बट नाउ देयर इज़ समथिंग एल्स जो हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में पढ़ेंगे, जिसे हम क्लैम्प कहते हैं। तो क्लैम्प इस्तेमाल किया जाता है नाउ विद फॉन्ट साइजेस टू मेक इट रेस्पॉन्सिव, बट वी कैन यूज़ फॉर नाउ VW टू मेक आर फॉन्ट काइंड ऑफ एडजस्ट इटसेल्फ विद विड्थ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जितने भी हमने अभी देखे पिक्सल, परसेंटेज, एम, रैम, VH एंड VW, दे आर CSS यूनिट्स, देर आर अदर CSS यूनिट्स एज वेल। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारे पास HTML में भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट जो जितना हमने देखा है HTML में, इट वॉज मोर देन सफिशेंट एंड वी यूज़ इट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स। बट जैसे और भी CSS यूनिट्स हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, और रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में उनके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जितने हमने देखे, इट इज़ मोर देन सफिशेंट, और हम इससे अपने प्रोजेक्ट सारे बना लेंगे, ठीक है। आगे आगे जितने हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो तब हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, बट दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। एंड एज अ बिगनर आप इन सब से अपना सारा काम कर लोगे, और आगे जाके भी इन्हीं को ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, and that is positions, CSS position, कि how an element is positioned on your screen, ठीक है। तो let's do one thing, हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, div डॉट मेन डैश बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर चाइल्ड हम बनाएंगे div डॉट इनर डैश बॉक्स इंटू 3, ठीक है। तो एक मेन बॉक्स है, और इस मेन बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 डिव्स हैं, एंड व्हाट आई विल डू इज़, मैं इसका नाम रखता हूँ बॉक्स, इनर बॉक्स 1, इनर बॉक्स 2, एंड दिस विल बी योर इनर बॉक्स 3, ठीक है। आगे जाके हम कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखेंगे क्लास के रिलेटेड, कि वी कैन ऐड मोर देन 1 क्लास। तो इफ़ वी कैन ऐड मोर देन 1 क्लास, तो कुछ क्लासेस ऐसी हो सकती है जो कॉमन हो सकती है, और कुछ ऐसी हो सकती है जो यूनिक हो सकती है, ठीक है। बट अभी नहीं, अभी के लिए हम इनके साथ ऐसे ही काम करेंगे, ओके। तो व्हाट आई विल डू इज़, इस बॉक्स को मैं ग्रैब करता हूँ, मेन बॉक्स को, या फर्स्ट वी विल कीप दिस हेयर, ठीक है। तो जब भी अब से हम भी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, वी विल मेक श्योर कि वी विल यूज़ यूनिवर्सल सेलेक्टर, मार्जिन को 0, पैडिंग को 0, और बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर लेंगे, ठीक है। तो मेन डैश बॉक्स पे जाते हैं, हम इस पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं स्काई ब्लू।
बैकग्राउंड कलर हम एक्चुअली, बैकग्राउंड्स हम एक अलग ही टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट बैकग्राउंड कलर हम तब इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एलिमेंट है जैसे डिव, इट्स अ कंटेनर, तो मैं इस कंटेनर का बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, एंड नॉट ओनली डिव, पैराग्राफ्स भी, H1 भी, एंकर भी, सबके साथ। तो इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, तो आप किसी भी एलिमेंट को ग्रैब कर सकते हो और उस पर ये CSS यूनिट बैकग्राउंड कलर, फिर जो आपको कलर सेट करना होगा वो लिख लोगे, ठीक है। और मैं पैडिंग देना चाहता हूँ इसके अंदर 50 पिक्सल का, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, नहीं ठीक है, काफ़ी है। अब डॉट इनर डैश बॉक्स डैश 1, ठीक है, एंड 1 2 एंड 3, ये आपका 2 एंड ये आपका 3, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू। फाइन, अब कुछ है नहीं कंटेंट, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेस इंक्रीज़ करूँगा अंदर, तो 30 पिक्सल, सेम 30 पिक्सल इसके साथ भी, एंड सेम 30 पिक्सल हमारे इसके साथ भी, ठीक है। 1 2 एंड 3, inner box 3 2 and 1, okay, this is your 2 and this is your 3, nice। तो आपने देखा कि मेरा पास एक पेरेंट कंटेनर है, ठीक है, और उस पेरेंट कंटेनर के अंदर मेरे पास 3 डिव्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो नाउ लेट अस फोकस ऑन CSS पोजीशन। तो CSS पोजीशन है क्या, कि कैसे आपका एक एलिमेंट पोजीशनड है आपके पेज पे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एलिमेंट का जो पोजीशन होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैंने अपना कोड स्ट्रक्चर किया है उसी हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है। तो मेन, ठीक है, फिर आपका बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। तो बॉक्स 1 पे रेड, इस पे ग्रीन और इस पे ब्लू, तो वैसे ही एग्जैक्टली जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया है उसी तरीके से नज़र आ रहा है। बट फॉर एग्जांपल, तो ये जो सारी पोजीशंस है ये स्टैटिक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग इज़ स्टैटिक। तो अब मैं कैसे इस पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ? तो हमारे पास प्रॉपर्टी है पोजीशन, ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ स्टैटिक, तो कुछ होगा नहीं। सेकंड वी हैव रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन। तो अगर अभी भी आप देखोगे सेम जैसा था, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर किया था, जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट का फ्लो था, उसी हिसाब से मेरे कंटेंट है, ठीक है। बट जब मैंने अपना पोजीशन रिलेटिव यूज़ किया किसी अपने एक एलिमेंट पे, तो होगा क्या, अब मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ठीक है। और इस टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पोजीशन कर सकता हूँ अपने एलिमेंट को, कि टॉप से कितना, लेफ़्ट से कितना, राइट से कितना और बॉटम से कितना। तो पोजीशन रिलेटिव के बाद इफ़ आई यूज़ टॉप 200 पिक्सल, तो होता है क्या, या बेहतर है इसको बीच वाले पे यूज़ करना ताकि आपको समझ आ जाए, ग्रीन पे। तो पहली चीज़ रिलेटिव पोजीशन मैंने लिया और टॉप 200 पिक्सल, तो हुआ क्या, जो इसकी स्पेस थी पहले वो वहीं की वहीं रही, तो ये कंटेंट यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो इसकी जो स्पेस है वो रिजर्व्ड है। और जब मैंने बोला टॉप 200 पिक्सल, तो हुआ ये कि टॉप से, ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसको 200 पिक्सल पुश कर दिया। अब ये वाले टॉप से इसने पोजीशन, ये वाले टॉप से इसको पुश नहीं किया, बट रादर अपनी ही पोजीशन से। तो ये रिलेटिव है किसके, अपने ओरिजिनल पोजीशन के। तो ओरिजिनल पोजीशन पे देख लिया इसने खुद को, ये कहाँ था ऑलरेडी, और वहाँ से इसने खुद को 200 पिक्सल टॉप से पुश कर दिया, तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो सेम इफ़ आई यूज़ लेफ्ट 200 पिक्सल, तो लेफ्ट से ये खुद को पुश करेगा राइट की तरफ 200 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये फ्लो के बाहर, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, बट इसने उसको पुश कर दिया 200 पिक्सल लेफ्ट से। तो आप देखोगे कहाँ, ये राइट की तरफ जा रहा है। तो सेम इफ़ आई यूज़ राइट 200 पिक्सल,
तो इधर से चला गया ये। एंड सेम इफ़ बॉटम के बदले में टॉप के बदले बॉटम लिख दूँ तो ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन को देख रहा है और उस ही हिसाब से जब मैं ये टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम यूज़ कर रहा हूँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन को लेके कंसिडर कर रहा है और उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, पोजीशन हो रहा है हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखो ये जो था ना ये कंटेनर और जिसमें ये था, इमेजिन कर लो वो एक लेयर है, ठीक है। और जहाँ अब ये पोजीशन हो रहा है ये एलिमेंट, इट्स अ होल डिफरेंट लेयर, तो इट्स लाइक 2 लेयर्स। बट जब भी हम किसी एलिमेंट पे रिलेटिव करते हैं तो नॉर्मल फ्लो से ये निकल गया है, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो था उससे निकल गया है, बट इसकी स्पेस रिजर्व्ड है ताकि ये उसी स्पेस को देखे और उसी को उसके रिलेटिव रहे और उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट करे जब मैं ये प्रॉपर्टीज़ अपनी यूज़ करूँगा, बॉटम राइट टॉप बॉटम जो भी है लेफ़्ट। तो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो है इट्स 1 लेयर, और जब मैं कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ पोजीशन की रिलेटिव या इसके बाद जो भी हम देखेंगे तो एक अलग सी लेयर क्रिएट हो जाती है और इस लेयर का अब कोई लेना देना नहीं है, बट रिलेटिव में बस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को देखता है और उसी हिसाब से एडजस्टमेंट्स लेता है, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव, तो अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन के रिलेटिव होता है ये। तो अब अगर मैं इस पर कोई भी टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट कर दूँ तो अपनी ही पोजीशन को देखेगा, फिर टॉप 200 पिक्सल लिखूँगा तो पुश हो जाएगा बॉटम की तरफ टॉप से। तो वैसे ही हम इसको अब पोजीशन कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। देन वी हैव अनदर पोजीशन प्रॉपर्टी जिसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। और जब मैंने एब्सोल्यूट लिख दिया, सेम जैसा मैंने कहा ये आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो है और ये जो है ये एक दूसरी लेयर क्रिएट हो जाती है ऑन टॉप ऑफ दैट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। बट जब मैंने एब्सोल्यूट लिख दिया तो अब ये खुद को किसके रिलेटिव पोजीशन करेगा। देखिए एब्सोल्यूट हमेशा ढूंढता है नियरेस्ट एंसेस्टर जिस पे पोजीशन होगी अदर देन स्टैटिक, ठीक है। तो अगर मैं जाता हूँ अपने मेन बॉक्स पे, ठीक है, या अभी HTML में देखते हैं तो ये जो 2 है, ठीक है, ये चाइल्ड है किसका, मेन बॉक्स का, फाइन। तो मैंने कहा एब्सोल्यूट करता क्या है, देखता है कि मेरे नियरेस्ट इंसिस्टर में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिस पे पोजीशन अदर देन स्टैटिक है। तो अभी था नहीं यहाँ पर कोई, ठीक है। तो होता क्या है, अगर ऐसा कोई नहीं है कोई एंसेस्टर जिस पे पोजीशन अदर देन स्टैटिक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये करता क्या है, ये खुद को रिलेटिव बनाता है टू द व्यू पोर्ट। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आके टॉप लिख देता हूँ 0, तो आप देखोगे ये कहाँ चला गया, टॉप पे चला गया। इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ साइज, ठीक है, टॉप पे चला गया। और अगर मैं यहीं पर बॉटम कर दूं 0, तो स्क्रीन के बॉटम पे चला गया, शायद आपको ऐसे, तो यहाँ स्क्रीन के बॉटम पे चला गया क्योंकि नियरेस्ट एंसेस्टर में कोई ऐसा है ही नहीं जिस पे अदर देन स्टैटिक है। तो ये अब किसके रिलेटिव खुद को पोजीशन कर रहा है, व्यू पोर्ट के। बट समझिए कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ अपने मेन बॉक्स पे और मैं इस पे पोजीशन लगा देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। तो एक्चुअली जब भी हम एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं ना तो हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, तो हम पेरेंट एलिमेंट पे रिलेटिव लगा लेंगे और जिसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं जिस एलिमेंट को, उस पर एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। तो अब अगर आप देखोगे मैंने बॉटम 0 कर दिया, तो इस ही मेन कंटेनर जो इसका पेरेंट था और जो इसका नियरेस्ट एंसेस्टर है इस पे अदर देन स्टैटिक है, तो यानी कि इस पे रिलेटिव है, नाउ इट विल पोजीशन इटसेल्फ रिलेटिव टू दिस वेरी एलिमेंट। तो अब अगर मैं यहाँ आके बॉटम लिख दिया, ठीक है, तो अगर मैं अब इसी एलिमेंट पे आके यहाँ पर लिख दिया मैंने टॉप 0, ठीक है, और अब कर दिया मैंने राइट या लेफ्ट 0 कर देते हैं, तो इसने क्या कर दिया, एग्जैक्टली खुद को इस मेन कंटेनर के कोने पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। या अगर मैं यहाँ आके बॉटम लिख दूँ, बॉटम लेफ्ट, बॉटम 0 एंड लेफ्ट 0, तो इसी मेन कंटेनर को रिलेटिव बना के इसी को एज अपना एंसेस्टर जिस पे अदर देन स्टैटिक है,
तो अब ये इसी के अकॉर्डिंग पोजीशन करेगा खुद को, तो इसके इस कोने पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि ये तो डिव था, तो ये अब इतना छोटा बन क्यों किया। तो होता ये है कि जब भी आप एब्सोल्यूट यूज़ करते हो किसी भी एलिमेंट पे, तो होता क्या है, नाउ दिस एलिमेंट विल एक्सटेंड उतना ही जितना इसमें कंटेंट होगा। तो अभी इसमें कुछ कंटेंट था नहीं, सिर्फ पैडिंग थी, तो इतना ही ये इसने एडजस्ट कर लिया। बट व्हाट इफ़ आई यूज़ विड्थ 100%, तो इस ही कंटेनर को एज अ पर्सपेक्टिव लेके, रिलेटिव लेके, इसने खुद को 100% एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो ये बोलता है कि एब्सोल्यूट कि मैं इसका जो साइज़ है, ठीक है, उतना ही करूँगा जितना कंटेंट है, बट यू कैन एडजस्ट विड्थ ऑन योर ओन। तो हम इससे इसका विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये हमें याद रखना है कि इट विल ऑलवेज लुक एट द नियरेस्ट इंसिस्टर जिस पे स्टाइलिंग अदर पोजीशन अदर देन स्टैटिक होगा। और अगर नहीं है कोई ऐसा इंसिस्टर, तो ये क्या करेगा, जाएगा व्यू पोर्ट के रिलेटिव खुद को एडजस्ट यानी कि पोजीशन करेगा। तो इफ़ आई रिमूव रिलेटिव फ्रॉम दिस मेन कंटेनर, तो अब अगर आप देखोगे ये बॉटम पे आ गया, तो दिस इज़ एक्चुअली ऑन अ डिफरेंट लेयर, और ये जो है ये एक डिफरेंट लेयर पे है, और ये जो है जिस पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट अब किया है इस्तेमाल, it is related to the viewport. Fine. अब sometimes we can what we can do is, वो तो हमने देख लिया कि हाँ, द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेनली हम जैसे इसको यूज़ करते हैं कि हम किसी इसके इंसिस्टर पे पोजीशन रिलेटिव लगा लेंगे और तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मेनली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आई हैव दिस इमेज, बैकग्राउंड इमेज जो हम आगे जाके देखेंगे, और उस इमेज के बीच में मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लाना चाहता हूँ, ठीक है। वो उस इमेज में है नहीं, बट वी हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स, इमेज एलिमेंट एंड देन वी हैव दिस फॉर एग्जांपल सम टेक्स्ट, एंड नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि ये जो टेक्स्ट है ये इस इमेज के बीच में आए। तो तब मैं ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव का रिलेशन बना के उस इमेज को, उस टेक्स्ट को उस इमेज के बीच में ला सकता हूँ, ठीक है। वी हैव अनदर प्रॉपर्टी जिसे हम फिक्स्ड कहते हैं, तो वो देखते हैं वो क्या है। तो लेट्स से आई रिमूव दिस, मैं इससे ये पोजीशन रिमूव कर लेता हूँ और इससे भी रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस मेन बॉक्स को हाइट दे देता हूँ, देनी नहीं चाहिए बट ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, 200 VH। तो 200 VH का मतलब क्या है कि जो इतना स्क्रीन साइज़ है, ठीक है, तो ये है मेरा स्क्रीन साइज़, तो 200 VH यानी कि इसकी हाइट मेरे स्क्रीन के 2 टाइम्स कर दो। तो अब हमें क्या मिल गया, स्क्रोलिंग मिल गई है, ठीक है। तो नाउ इफ़ आई कम एंड क्लिक ऑन दिस 3, ठीक है, इनर बॉक्स 3, और मैं इस पे पोजीशन यूज़ करता हूँ फिक्स्ड, ठीक है, तो होगा क्या देखते हैं। तो सेम जैसे हमने देखा था इससे पहले कि मैंने किसी पे एब्सोल्यूट किया था, तो उसका जो एक्चुअल साइज़ था अब नहीं रहा, तो उतना ही साइज़ है जितना कंटेंट लेता है, तो ये होता है। तो इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन, तो इट्स लाइक शोइंग सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट। तो अगर मैं अब स्क्रॉल करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे क्या, ये यहीं का यहीं फिक्स्ड है, अपनी जगह फिक्स्ड है। या हम एक काम करते हैं, हम इसको रिमूव करके कट कर लेते हैं इसको यहाँ से, और इसको हम यूज़ करेंगे अपने 1 पे। तो लेट्स से हम इमेजिन करते हैं ये जो है ये हमारा नेविगेशन बार है एट द टॉप। तो अगर मैं स्क्रॉल करूँ, आप क्या देखोगे, फिक्स्ड है। एंड स्टिल ये क्या करता है, ये हमेशा अपने आप को रिलेटिव बनाता है किसके, व्यू पोर्ट के। तो इफ़ आई यूज़ द प्रॉपर्टीज़ लाइक टॉप 0, तो डायरेक्टली जाएगा और कहाँ, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली खुद को यहाँ पर पोजीशन करेगा। तो टॉप 0 कर दिया तो टॉप पे ये फिक्स हो गया। और अगर मैं किसी एलिमेंट पे आके
रिलेटिव लगा दूँ तो इसको उन एलिमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट विल ऑलवेज लुक एट द व्यू पोर्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आप क्या देख सकते हो, ये टॉप पे हमेशा फिक्स्ड है। तो लेट्स से इसको हम लेफ़्ट कर देते हैं 0। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज़ विड्थ कर देता हूँ 100%। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ये अब जैसा स्टेटस बार सॉरी नेविगेशन अपने वेबसाइट्स में देखा होगा, तो अगर मैं यहाँ आके एल्गो एंड डेव की वेबसाइट पे जाता हूँ तो ये जो नेविगेशन है मेरा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मेन पेज पे, ये हमेशा वहीं का वहीं क्या है, फिक्स्ड है। तो सेम हमने यहाँ पर भी मिमिक किया। तो यू कैन इमेजिन दिस लाइक ये हमारा नेविगेशन है और ये नेविगेशन वहीं का वहीं है, एंड व्हेन आई एम स्क्रॉलिंग ये फिक्स्ड रहता है। और मेनली आपने इसको देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक बटन होता है, तो उस पर क्लिक करके हम वापस स्क्रॉल करते हैं टॉप पे, या कभी बॉट का बटन होता है या कोई लिंक होती है जो हमेशा फिक्स्ड रहती है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, तो अगर मैं ये रिमूव कर दूँ विड्थ, ठीक है, तो ये यहाँ पर है मेरे पास, तो मैं इसको बॉटम राइट पे लाता हूँ। तो आई विल यूज़ प्रॉपर्टीज़ लाइक बॉटम 0, ठीक है, एंड राइट 0। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। बट लेट्स से बॉटम कर देते हैं हम इसको 30 पिक्सल एंड राइट भी कर देते हैं 30 पिक्सल। तो ये अब यहाँ पर हमेशा के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने कहा ये एक अलग लेयर है और नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो एक अलग लेयर है, तो इसका और इसके साथ लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, एंड व्हाट आई कैन डू इज़ बॉर्डर रेडियस लाइक 50 पिक्सल, तो परफेक्ट सर्कल भी बन गया। तो अब अगर मैं स्क्रॉल करूँगा ये हमेशा यहीं का यहीं ही रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हो आप, फिक्स्ड स्क्रॉल बार बना सॉरी फिक्स्ड नेविगेशन बना सकते हो, या एक बटन बना सकते हो जो हमेशा यहाँ रहेगा, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन इट तो यूज़र वापस टॉप पे चला जाएगा। बॉट बटन बना सकते हो, तो यहाँ पर दबाएंगे तो बॉट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, और अब हम देखेंगे हमारा एक और प्रॉपर्टी जिसे हम स्टिकी कहते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, रेड वाले को हम वी विल रिमूव दिस। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज़ इन 2 एलिमेंट्स के बाद यहाँ पर हम लॉरम 500 वर्ड्स का पैराग्राफ में लेते हैं, लॉरम 500 वर्ड्स। ठीक है, और लेते हैं पैराग्राफ में लॉरम 500 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ अपने पेज पे देखते हैं और एक और काम कर देते हैं, यहाँ पर इसके बाद हम एक और पैराग्राफ लेते हैं जिसमें हम लॉरम सेट करेंगे 500 वर्ड्स का। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैंने उस पर दी है हाइट, तो हम इसको करेंगे रिमूव। देखा, इसलिए हाइट नहीं दी जाती कभी। कंटेंट जब खुद ही एक्सपैंड कर सकता है अकॉर्डिंग टू मैं कितना उसमें डालूँ, तो वाई शुड आई यूज़ हाइट। हाँ, हो सकता है कभी मे बी कभी कोई ऐसा सेक्शन बनाना हो जो 100% ले ले, तो तब हमें समझ आएगा कि ये तब समझ आ जाएगा कि ये यूज़ केस है, तो तब वहाँ यूज़ कर लेंगे। बट ऐसे बिल्कुल भी किसी चीज़ को हाइट नहीं देते। ठीक है, रिमूव इट, फाइन। तो अब हमारे पास स्क्रॉल है और नाउ वी विल सी कि जो स्टिकी पोजीशन है वो क्या करता है। ठीक है, तो मैं अपने बॉक्स 3 पे ही हूँ जो यहाँ पर है बहुत सारे पैराग्राफ्स के बाद, और मैं इस पे पोजीशन यूज़ करूँगा स्टिकी, स्टैटिक नहीं, स्टिकी। तो ये स्टिकी पोजीशन करता है क्या, देखो आपको कुछ लगेगा नहीं, बट द मोमेंट मैं स्क्रॉल करूँगा अभी भी कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, बट आई कैन यूज़ प्रॉपर्टीज़ लाइक टॉप। तो अगर मैं टॉप 0 कर दूँ, ठीक है, तो अब अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लगता है थोड़ा और कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि और स्क्रॉलिंग हो जाए।
ओके, नो प्रॉब्लम। तो पैराग्राफ लॉरम 500। ठीक है, आ गया आ गया आ गया। और अब अगर आप देखोगे इसने टॉप को हिट किया, नाउ इट विल रिमेन देयर। तो स्टिकी स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है ये। तो जैसा था ये अभी नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली है ये। द मोमेंट ये टॉप को हिट करेगा, नाउ इट विल रिमेन देयर, जैसा कि हमने फिक्स्ड में देखा था, ठीक है। बट दिस इज एक्चुअली द हाइब्रिड बिटवीन फिक्स्ड एंड रिलेटिव। तो जो इसकी ओरिजिनल स्पेस है ना, वो वहीं की वहीं ही रिजर्व्ड रहती है, तो कोई एलिमेंट शिफ्ट नहीं होता है। तो उस ही को देख के, उसी जहाँ पर ये था उसी पोजीशन को देख के अपने आप को ये सेट कर रहा है टॉप पे, ठीक है। और ये किसके रिलेटिव रहता है? ये रहता है रिलेटिव के ये रहता है रिलेटिव उस एलिमेंट पे जिस पे हमारे पास स्क्रोल है। तो अगर मेरे पास यहाँ देखो स्क्रोल है, ठीक है, तो दिस इज वर्किंग राइट नाउ, फाइन। बट व्हाट इफ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, मैं इधर पे काम कर देता हूँ। मैं जो मेन बॉक्स है, क्योंकि ये सारे मेन बॉक्स के अंदर ही है, ठीक है, कोलैप्स करते तो इसी में ये सारा कंटेंट है। तो मैं मेन बॉक्स के अंदर आता हूँ और उस पर हाइट कर देता हूँ सेट, समझिए 50 VH, ठीक है। अब ये स्क्रोल नहीं हो रहा है, या अब ये ऊपर स्टिकी जो कैरेक्टरिस्टिक था वो नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मैंने कहा ये हमेशा देखता है अपने एंसेस्टर में उसकी तरफ जिसमें स्क्रोल अप्लाई हुआ है। अब ये जो है ये कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये था तो मेन के अंदर, बट ये जो कंटेंट है ये ओवरफ्लो हो रहा है और कंटेनर सिर्फ इतना ही है, तो यहाँ पर ये अप्लाई होगा नहीं, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आके स्क्रोल कर देता हूँ, या ओवरफ्लो जो हमने देखा इससे पहले प्रॉपर्टी ओवरफ्लो वाई, और इस पे स्क्रोल कर देता हूँ ऑन। तो अब ये जो सारा कंटेंट है किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर ही है, ठीक है। तो अब अगर मैं स्क्रोल करूँगा तो अब भी ये वापस वो अपना स्टिकी इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमेशा हमेशा देखता है कि मेरे एंसेस्टर्स में है कोई ऐसा जिस पे स्क्रोल है। अब ये किसके अंदर था? ये तो हमारे मेन कंटेनर के अंदर था, ठीक है। तो मेन कंटेनर के अंदर इससे पहले हमने देखा कि हमने कुछ हाइट रख दी तो स्क्रोलिंग खत्म हो गई, वो जो कंटेंट था वो ओवरफ्लो हो रहा था। तो एक्चुअली जो मेन कंटेनर था उसमें स्क्रोलिंग नहीं हो रही थी, कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा था, और ओवरफ्लो होने की वजह से मुझे इधर पे स्क्रोलिंग मिल रही थी, बाहर मिल रही थी बॉक्स के बाहर। तो दैट्स वाई ये वैसे काम नहीं कर रहा था जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट नाउ अगर कंटेंट का साइज़ कम, अगर बॉक्स का साइज़ कम भी है बट मैंने स्क्रोलिंग ऑन करके रखी है, तो अपने एंसेस्टर को देखेगा और उसमें स्क्रोलिंग है अवेलेबल, तो नाउ दिस विल वर्क एग्जैक्टली जैसा हम चाहते थे, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी हम ऐसा कोई कंटेंट बना रहे हो जहां हम उस कंटेंट तक पहुंच गए एंड द मोमेंट इट विल टच इट्स टॉप, यानी कि टॉप अगर हमने ज़ीरो रखा होगा तो वो टच हो गया, नाउ इट विल रिमेन देयर स्टिकी, एंड व्हेन आई अब ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो इसकी स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब ये वापस अपनी ओरिजिनल स्पेस में आ जाता है तो जैसा ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में था वैसे का वैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे CSS पोजीशंस। स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट, रिलेटिव हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को देखेगा और उसी हिसाब से खुद को पोजीशन करेगा व्हेन वी यूज़ द प्रॉपर्टीज़ लाइक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। एब्सोल्यूट क्या करता है? एब्सोल्यूट हमेशा अपने क्लोजेस्ट एंसेस्टर को देखता है जिस पे पोजीशन अदर देन स्टैटिक होगा। तो अगर वैसा कोई है नहीं एंसेस्टर, तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली व्यू पोर्ट के हिसाब से यानी कि व्यू पोर्ट के रिलेटिव, देन अगर मैं उस पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट इस्तेमाल करूँ तो उसी के रिलेटिव यानी कि व्यू पोर्ट के रिलेटिव खुद को पोजीशन करता है, ठीक है। बट वट वी डू इज़ वी एक्चुअली यूज़ सम पोजीशन प्रॉपर्टी लाइक रिलेटिव ऑन द एंसेस्टर, ठीक है। तो एंसेस्टर पे हम रिलेटिव यूज़ करेंगे, फिर चाइल्ड पे हम पोजीशन करेंगे। दैट विल मेक श्योर कि अब ये जो एलिमेंट है इसी कंटेनर या पेरेंट के अराउंड ही पोजीशन हो रहा है। तो जिसका मैंने आपको कहा था कि इमेज अगर होगी तो इमेज के सेंटर पे मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट हो, तो तब हम ये चीज़ कर सकते हैं। फिर हमने फिक्स देखा था, तो फिक्स क्या करता है? हमेशा रिलेटिव रहता है व्यू पोर्ट के। तो इफ़ आई स्क्रोल, तो वो हमेशा, अगर मैंने यहाँ टॉप पे उसको रखा होगा टॉप 0, तो
और व्यू पोर्ट टॉप पे ही फिक्स रहेगा, बॉटम रखूँगा तो बॉटम, लेफ़्ट राइट जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ उसी हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। सेकंड चीज़ जो मैं बोलना भूल गया रिलेट एब्सोल्यूट के बारे में, कि जब भी मैं किसी एलिमेंट पे एब्सोल्यूट इस्तेमाल करता हूँ तो होता क्या है, वो उसके साइज़ को उतना ही बनाता है जितना उसमें कंटेंट होगा। बट देन आई कैन यूज़ विड्थ परसेंटेज में, जो हम एक्चुअली जैसे हम इस्तेमाल करते हैं टू कीप इट रेस्पॉन्सिव, तो तब आप वहाँ विड्थ इस्तेमाल कर सकते हो और उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। एंड देन वी हैव स्टिकी। तो स्टिकी फॉर एग्जांपल ये है, तो दिस इज़ लाइक हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड रिलेटिव। तो अपनी स्पेस वहीं की वहीं रहती है, बट द मोमेंट अगर मैंने टॉप 0 रखा है तो जब भी ये टॉप को टच कर लेगा तो नाउ दिस विल एक्ट लाइक फिक्स्ड, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सी एस एस यूनिट्स, सॉरी नॉट सी एस एस यूनिट्स बट रादर पोजिशंस, पोजिशन प्रॉपर्टी। एक और चीज़ जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंटली समझनी है कि जब भी मैं पोजीशन इस्तेमाल करता हूँ एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, तो होता क्या है, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ़्लो है, ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ़्लो है। एंड फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पे एब्सोल्यूट यूज़ करता हूँ, बीच वाले बॉक्स पे पोजीशन एब्सोल्यूट, तो होगा क्या, ये कहाँ चला गया, मैंने क्या कुछ लिखा है इस पे, ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये कहाँ चला गया, 1 2 एंड 3, ओके, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने किसी भी एलिमेंट पे एब्सोल्यूट इस्तेमाल किया तो हुआ क्या, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से गायब हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पर ग्रीन की स्पेस थी, अब वो कौन ले रहा है, ग्रीन ले रहा है। सेम व्हेन वी यूज़ फिक्स्ड, तो तब भी ये होता है कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से जो उसकी स्पेस थी वो अब खाली हो गई है, ठीक है। तो अब उसकी जगह पर जो उसके नीचे वाला कंटेंट होगा वो उसकी जगह लेगा। बट व्हेन वी आर यूजिंग रिलेटिव एंड स्टिकी, तो जो उसकी ओरिजिनल स्पेस है वो रिजर्व्ड रहती है, तो कोई एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमने बहुत स्टार्टिंग में ही, यानी कि जितना मेरे को याद है कि हमने सी एस एस के स्टार्ट में ही वो चीज़ डिस्कस की थी कि ब्लॉक एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो 100% विड्थ जो स्क्रीन का है उतना ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इवन तो अगर उसमें कंटेंट कम ही होगा, बट जितनी भी स्पेस अवेलेबल है इट विल टेक अप द होल स्पेस। बट इनलाइन क्या करता है, इनलाइन उतना ही विड्थ लेता है जितना उसका कंटेंट होता है और वो स्ट्रेच नहीं होता है, ठीक है। बट नाउ वी हैव सम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ जिससे हम ब्लॉक लेवल को इनलाइन बना सकते हैं और इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं, या ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें हम ब्लॉक और इनलाइन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रख सकते हैं। बट कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हम पहले समझते हैं कि अगर मेरे पास एक एंकर है, ठीक है, https google.google.com, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ गूगल ले लेते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये गूगल है, ये आपका फेसबुक है, लिंक अब यही रख देते हैं, और ये आपका एल्गो एंड डेव है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 एंकर्स आ गए हैं। अब हमें पता है ये जो एंकर है ये इनलाइन एलिमेंट्स है, तो अगर मैं इसी एंकर को चूज़ करके, एक सेकेंड, इसी एंकर पे आता हूँ मैं, इस स्टाइलिंग को रिमूव कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ जितने भी एंकर हैं उनको सेलेक्ट कर लो और उन पे बॉर्डर लगा लो 5 पिक्सल सॉलिड रेड का, ठीक है। तो पहली चीज़ अगर आप देखोगे, जो टॉप वाला बॉर्डर है ना वो गायब है, ठीक है, ठीक है, बाकी साइड से तो लग रहा है ओके। इंस्पेक्ट करते हैं, तो इस एलिमेंट को चूज़ किया मैंने, बॉर्डर 5
5 पिक्सल का चारों साइड से लग गया, बट ऊपर की तरफ हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़। सेकंड, व्हाट इफ़ आई इंक्रीज द विड्थ। अब देखो मैंने किस पे किया है विड्थ इस्तेमाल, आई एम यूजिंग इट ऑन इनलाइन एलिमेंट्स। रिमेंबर, वी कैन नॉट सेट विड्थ फॉर एनी इनलाइन एलिमेंट। तो अगर मैं यहाँ आके 100% लिख भी दूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ हाइट भी लिख दूँ 100 VH, तो बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इनलाइन एलिमेंट्स का यही मसला है कि वी कैन नॉट सेट हाइट एंड वी कैन नॉट सेट विड्थ। बट व्हाट अबाउट पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग एंड मार्जिन अगर हम हॉरिजॉन्टली सेट करें, ठीक है, यानी कि लेफ्ट और राइट पे कर ले, इट विल वर्क प्रॉपरली। बट व्हेन वी आर वर्किंग विद वर्टिकल पैडिंग्स लाइक टॉप एंड बॉटम, तो वो भी प्रॉपरली अप्लाई होता नहीं है। तो अगर मैं यहाँ आके पहले एक चीज़ कर लेते, पैडिंग कर लेते, मार्जिन कर लेते हैं। टॉप पे लेता हूँ मैं जैसे टॉप बॉटम 20 पिक्सल, लेफ़्ट राइट लेते हैं 10 पिक्सल। तो अगर मैं यहाँ पेज को एक्सपैंड भी कर दूँ तो ठीक है, लेफ़्ट राइट लग गया है, बट टॉप और बॉटम जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा है। अभी भी बॉर्डर गायब है, और हमने जैसा किया था एक्सपेक्ट कि टॉप से एटलीस्ट कुछ पुश हो जाएगा नीचे की तरफ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इन लाइन एलिमेंट्स का यही मसला है, वी कैन नॉट सेट विड्थ, वी कैन नॉट सेट हाइट, मार्जिन्स वी कैन सेट हॉरिजॉन्टली, बट वर्टिकली यानी कि टॉप और बॉटम दे डोंट एक्ट द वे वी वॉन्ट देम टू। ये एक चीज़ है। बट वेन वी आर वर्किंग विद divs, वी कैन सेट हाइट, वी कैन सेट width एंड margins एंड पैडिंग, वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो, दे वर्क एग्जैक्टली द वे वी इंटेंडेड कि वो कैसे काम करे, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं कभी कभी मैं चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट, मैं इस पे हाइट या विड्थ सेट कर पाऊँ, या मैं फॉर एग्जांपल इस इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बनाना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी से होता क्या है, आई कैन कन्वर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम इनलाइन टू ब्लॉक या ब्लॉक टू इनलाइन, और व्हाट आई कैन डू इज़ मैं एक एलिमेंट में इनलाइन और ब्लॉक दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रख सकता हूँ। तो ये जो एंकर है, ठीक है, मैंने क्या दिया है, इसको रिमूव कर देते हैं हाइट को अभी के लिए। मैंने विड्थ 100% दिया है तो नहीं हो रहा है, बट द मूवमेंट मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी लाता हूँ एंड अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ ब्लॉक, तो नाउ दे आर ब्लॉक लेवल। तो इफ आई जूम आउट, जूम हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह अब ये 100% अपनी विड्थ ले रहे हैं। तो नाउ आई कैन सेट हाइट एज वेल। तो मैं हाइट पे जाता हूँ, 100 VH कर देता हूँ। तो अब हर एक एलिमेंट क्या ले रहा है, 100 VH की हाइट ले रहा है। गूगल पे कहाँ पहुँच गया, ओके सॉरी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इस पे मार्जिन, ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड, गो लाइव, ठीक है। तो 100% सब ले रहे हैं हाइट, और विड्थ भी कितना है, 100% है, ठीक है। तो मार्जिन अगर मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर दूं, पेज पे आते हैं, तो बराबर 100% विड्थ एंड 100% हाइट, एंड एट द सेम टाइम नाउ इट इज़ रिस्पेक्टिंग मार्जिन एज वेल। तो अगर मार्जिन टॉप दे दूँ, टॉप बॉटम, या अगर हाँ टॉप बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 दे देते हैं, तो टॉप और बॉटम से अब इनके बीच में 20 पिक्सल स्पेस आ गई, क्योंकि अब ये इनलाइन है नहीं, अब मैंने CSS के ज़रिए इसको ब्लॉक बना दिया, ठीक है, गुड। अब समझिए हमारे पास ये एंकर्स नहीं है, हम इनको रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास डिव है और उनका नाम है बॉक्स, नाम कर दिया बॉक्स सेट, और 3 बना लिए, 3 डिव्स। एंड व्हाट आई विल डू इज़ मैं इन बॉक्स पे जाऊंगा, सारे बॉक्स को चूज़ करूंगा, इन पे पैडिंग दे दूंगा 50 पिक्सल, ताकि क्योंकि अभी कंटेंट है नहीं तो स्पेस इंक्रीज़ करूंगा तो बैकग्राउंड इंक्रीज़ हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा रेड का, और
बॉर्डर दे दूंगा 2 या 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, डिव 3 मेरे क्रिएट हो गए। अब मेरे को पता है डिव को मैं हाइट भी सेट कर सकता हूँ, मार्जिन भी प्रॉपरली लग सकता है, पैडिंग भी, विड्थ भी और हाइट भी। बट अगर मैं यहाँ आके डिस्प्ले इनलाइन कर दूँ तो अब ये उतनी ही विड्थ लेंगे जितना इनमें कंटेंट होगा। तो अभी मैंने 20 पिक्सल किया है इसको, तो दैट्स वाई यू हमें लग रहा है कि मतलब ये उतना ही ले रहा है 20 पिक्सल। इसमें पैडिंग आ गई है चारों साइड से, तो इनलाइन है। एट द सेम टाइम मैंने इनको इनलाइन कर दिया तो साइड बाय साइड सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब इनमें वही मसला हो जाएगा कि मैं इनमें हाइट नहीं सेट कर सकता, मैं इनमें विड्थ नहीं सेट कर सकता, मार्जिन हॉरिजॉन्टली will work perfectly, padding horizontally will work perfectly, but when it's time to set padding and margin top bottom it will not work। तो ये मसला है। ठीक है, तो यानी कि मैं किसी ब्लॉक लेवल को भी इनलाइन बना सकता हूँ, फाइन। बट अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी, ठीक है, वो मेरे को एक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, मैं हाइब्रिड एलिमेंट बनाऊंगा जिसमें इनलाइन के कैरेक्टर्स होंगे और ब्लॉक के कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि वो एलिमेंट उतना ही विड्थ ले जितना उसमें कंटेंट हो, जो ये एक इनलाइन का कैरेक्टर है, और ब्लॉक का क्या कैरेक्टर हो कि मैं उसमें विड्थ भी सेट कर सकता हूँ, हाइट भी सेट कर सकता हूँ, मार्जिन और पैडिंग वैसे ही काम करेगी जैसी ब्लॉक की होगी, बट विड्थ उतना यानी कि एक्सपैंड उतना ही होगा कंटेंट जितना उसमें एक्सपैंड उतना ही होगा एलिमेंट जितना उसमें कंटेंट होगा। ठीक है, तो समझते हैं। अब अगर मैं पहले यही देखते हैं कि इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को मैं अगर यहाँ आके विड्थ कर दूँ 100%, दिस विल नॉट वर्क। बट अब अगर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक ने क्या कर लिया, और इस विड्थ को रिमूव कर देते हैं तो सेम ही देखोगे आप। ठीक है, वही हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ आके विड्थ कर देता हूँ समझो 20%, तो ये भी 20% एक्सपैंड होगा, ये भी 20% एक्सपैंड होगा और ये भी 20% एक्सपैंड होगा। तो यानी कि विड्थ सेट हो रही है। व्हाट अबाउट हाइट? हाइट कर देते हैं समझो 20 VH, सॉरी 10 VH, 50 VH, 500 नहीं 50। तो हाइट भी क्या होगी, 50 VH होगी। तो इनलाइन के कैरेक्टर्स भी है इसमें, साइड बाय साइड आ रहे हैं और उतना ही स्पेस लेंगे जितना ये कंटेंट होगा। ठीक है, प्लस मैं हाइट और विड्थ और मार्जिन बाकी जिस तरीके से हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में करते हैं बराबर कर रहे हैं। तो अब इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पैराग्राफ होते, ठीक है, लॉरम 10 वर्ड्स, और यही मेरे पास 3 है, और मुझे पता है कि पैराग्राफ इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और मैं पैराग्राफ पे आके, ठीक है, पैराग्राफ पे आके बॉर्डर कर देता हूँ सेट सबका 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये एक पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ। नाउ इफ आई यूज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, है हाँ, तो इसने भी उतना विड्थ ले लिया, इसने भी उतना विड्थ ले लिया जितना कंटेंट है। अब ये यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका जो विड्थ है और जितनी यहाँ स्पेस है वो मिल नहीं रही है। तो यानी कि ये साइज, ये कंटेंट यहाँ फिट नहीं हो सकता है। तो हुआ क्या, रैप हो गया और नीचे आ गया। ठीक है, इधर पे। तो अगर मैं कंटेंट छोटा कर दूँ, समझो इतना मैंने कर दिया, इतना कर दिया, और इसमें से भी रिमूव कर दिया, तो अब इनके पास स्पेस है यहाँ पर, तो सब लाइन बाय लाइन आएंगे जैसे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, और विड्थ, हाइट और मार्जिन सब कुछ मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं इस पर डिस्प्ले करता हूँ नन, तो होगा क्या, ये गायब हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट फ्लो से इसको निकाला गया है। अब ये स्टाइलिंग है, देखो HTML से ये निकला नहीं है, ठीक है,
बट स्टाइलिंग से मैंने इसको गायब कर दिया। एंड एट द सेम टाइम जो इनकी स्पेस थी वो भी गायब होगी। तो अगर मैं यहाँ आके H1 लिखता, मेन टाइटल, ठीक है, तो वो यहाँ पर बराबर आएगा, ठीक है। तो जो इनकी स्पेस थी, वो जो इन्होंने ऑक्यूपाई की थी, वो भी गायब हो जाएगी और एलिमेंट भी गायब हो जाएंगे। बट अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, इग्नोर करा दूँ, तो ये वापस अपनी जगह आ जाएंगे जैसा नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में था। तो हिडन डिस्प्ले नन से मैं क्या कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ एलिमेंट्स को और उनको नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से भी गायब कर सकता हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे HTML से डिलीट हो गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट स्टाइलिंग के ज़रिए मैं उनको शो या हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक एंड नन। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, अभी फ़िलहाल के लिए हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रॉपरली। और वो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आप जाएंगे इस वेबसाइट पे जिसका नाम है फ्रंट एंड मेंटोर, ठीक है। तो फ्रंट एंड मेंटोर बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है और इस पे आपको चैलेंजेस मिलते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ होम पेज पे जाता हूँ, तो ऐसे आपका होम पेज आएगा। सेकंड, व्हाट यू विल डू इज़ यू विल क्रिएट अ गिटहब अकाउंट। तो जैसे अगर आपने इससे पहले कहीं अकाउंट बनाया होगा, तो सेम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर भी है कि यूज़र नेम देना है, ईमेल देना है। तो गिटहब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंड यू विल लॉग इन विद गिटहब। तो जब आप इधर पे फ्रंट एंड मेंटोर से गिटहब पे लॉग इन करोगे, तो ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि आप डेवलपर हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, बेसिक सवाल। बट लेट्स फोकस ऑन द मेन थिंग जो ये है एक्सप्लोर। तो जब आप एक्सप्लोर पे जाओगे, आपको मिलेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन चैलेंजेस। तो यू विल क्लिक ऑन चैलेंजेस और यहाँ पर हमारे पास है फ़िल्टर ऑप्शन। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, ठीक है। और ये पेड वेबसाइट भी है, कुछ चीज़ें इसमें फ्री भी है, कुछ पेड भी है। तो अभी हम पेड का ही, फ्री जो चीज़ें हैं उन पे काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा फ़िल्टर का, ठीक है। तो हम फ्री पे दबाएंगे, फ्री दबा लिया, डिफ़िकल्टी न्यू भी रख देंगे, लैंग्वेजेस HTML एंड CSS, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वो सारे फ्री चैलेंजेस आ गए जो हम कर सकते हैं। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट चैलेंज। ये वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे, जितनी भी अभी यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उन सब को यूज़ करके वी विल क्रिएट दिस वेबसाइट। तो जब भी हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, मतलब इस चैलेंज पे क्लिक करेंगे, तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट चैलेंज। तो जब भी आप इस पे दबाओगे, अगर आपने लॉगिन किया होगा अकाउंट, ठीक, तो ये नहीं आएगा। बट अगर आपने नहीं किया है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं भी जल्दी जल्दी लॉगिन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंज स्टार्टेड, हैप्पी कोडिंग। एंड व्हाट यू विल डू इज़, अब ये डाउनलोड फिग्मा फाइल है, ये हम कर नहीं सकते, ये पेड वर्जन में आता है। बट व्हाट वी विल डू इज़ हम करेंगे डाउनलोड स्टार्टर और हम इस पर दबाएंगे। वैसे तो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, 2 बार हो गया। तो इट्स अ जिप फाइल, ठीक है। और हम इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक फ़ोल्डर मिलेगा, ठीक है। और उस फोल्डर का नाम होगा recipe-page-main। तो इट्स अ फोल्डर एक्चुअली। तो इस फोल्डर में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे एसेट्स, फॉन्ट्स, ठीक है। तो इस फॉन्ट्स पे जाने की ज़रूरत है नहीं, तो ये ऑफलाइन फॉन्ट्स है। तो इफ़ दैट फॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन योर सिस्टम वी कैन यूज़ दीज फॉन्ट्स। बट हम एक दूसरा तरीका देखेंगे फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करने का, और ये वाला तरीका भी देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए यू विल नॉट फोकस ऑन फॉन्ट। इमेजेस में हमारे पास फेविकॉन है, ठीक है। एक सेकेंड, फेविकॉन इमेज। तो ये भी हम देखेंगे ये कैसे सेट किया जाता है और इस फेविकॉन का मतलब होता क्या है। तो इस पे भी प्रोजेक्ट के दौरान आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लास में भी प्रोजेक्ट बनाएंगे और तब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। इमेज, ऑमलेट इमेज, तो ये इमेज हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा पेज होगा, तो इस पेज में हम ये इमेज यूज़ करेंगे। तो ये इमेज आएगी कहाँ से, ऑलरेडी एसेट में देकर है, तो वी विल यूज़ दिस इमेज, ठीक है। फॉन्ट, आई विल शो अ बेटर वे टू यूज़ फॉन्ट एंड वी विल यूज़ ऑफलाइन फॉन्ट्स एज वेल। डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में डेस्कटॉप डिज़ाइन है आपके पास, तो डेस्कटॉप पे कैसा आपका वेबसाइट आनी चाहिए, ठीक है। एंड वी हैव दिस मोबाइल
डिज़ाइन, तो मोबाइल पे कैसे आपके डिज़ाइन आना चाहिए। अब देखो हमने मोबाइल डिज़ाइन पढ़ा नहीं, अभी हमने रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन पूरा अच्छी तरह पढ़ा नहीं है, तो मोबाइल पे हम फोकस नहीं करेंगे, वी विल ओनली फोकस ऑन डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब देखिए बहुत सी चीज़ें हैं इसमें एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कलर क्या यूज़ हुए हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या यूज़ हुआ है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा। हमारे पास एक फ़ाइल इसमें मिलती है style-guide.md। तो इस md फाइल में आपके पास सारे कलर्स देकर है, ठीक है। मैंने पिछली बार भी क्लास में कहा था HSL, ठीक है, एक तरीका है कलर को सेट करने का, और मैंने टास्क दिया था कि आप वो खुद पढ़ लेंगे उसके बारे में। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे जाऊँ, हॉवर करूँ इस पर, तो ये HSLA, तो आई कैन यूज़ द सेम वैल्यू इन हेक्स, आई कैन यूज़ द सेम वैल्यू इन RGBA। तो इफ़ यू विल क्लिक ऑन इट, तो ये आपके वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो HSLA हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्स में, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्स में, बट जिसने HSL या HSLA नहीं पढ़ा है वो जाएगा और पढ़ेगा। ये भी एक तरीका है कलर को सेट करने का। तो इसको भी हम हेक्स में ही कन्वर्ट करेंगे और इसको भी हम एक्स में, देन वी कैन कॉपी दिस एंड यूज़ इट अकॉर्डिंगली कि कहाँ कहाँ हमें। अब हम खुद ही क्या करेंगे, अब हमें देखना है, हम डिज़ाइन को जाएंगे, हम देखेंगे डिज़ाइन पे, देखेंगे कहाँ क्या कलर इस्तेमाल हुआ है, देन वी विल व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ट्राई, क्या ये कलर है, क्या ये मैच हो रहा है। तो इसी हिसाब से क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और ऐसे ही डेवलपर्स काम करते हैं। आपको एक डिज़ाइन फाइल दी जाएगी, अब यूजुअली फिग्मा फाइल दी जाती है, और फिग्मा मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, बट उसको देख के आपको डिज़ाइन क्रिएट करना होता है अपनी वेबसाइट का। तो इस पर फ़ॉन्ट फैमिली बताया जाएगा कि कौन कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। फिर से बोलता हूँ, फ़ॉन्ट की टेंशन नहीं लेना, हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तब मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम एक्सटर्नली फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके सिस्टम का होगा, जिस हिसाब से फ़ॉन्ट होगा, यू विल यूज़ दैट फ़ॉन्ट। और 16 पिक्सल्स हर एक जगह पर यूज़ किया गया है। तो style-guide.md फाइल में आपको सारे कलर्स, फ़ॉन्ट फैमिली, वेट कि क्या फ़ॉन्ट का वेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। What else do we have in the folder? रीड मी, तो अगर आप इसको भी खोलो तो ये आपको बताएगा फ्रंट एंड रेसिपी पेज, इस पेज के बारे में थोड़ी डिटेल्स देगा। बिल्ड योर प्रोजेक्ट, कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हो प्रोजेक्ट। इफ़ यू वांट टू रीड, आप रीड कर सकते हो, बट हमारा इसके साथ कुछ ज़्यादा अभी काम है नहीं। रीड मी टेम्पलेट, अनदर फाइल, तो इसमें भी बहुत सी सारी चीज़ें लिख कर है, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, बट अभी प्रोजेक्ट के लिहाज से हमारा इसके साथ कोई काम है नहीं, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस प्रीव्यू, तो ये प्रीव्यू बस इमेज है इस प्रोजेक्ट की, बट डिज़ाइन जब हम करेंगे तो हम इनको कंसिडर करेंगे, इस प्रीव्यू को नहीं। ये बस प्रोजेक्ट दिखाने के लिए है और कुछ नहीं। तो डिज़ाइन में हम जाके डिज़ाइन फोल्डर में जाके हम डिज़ाइन पे देखेंगे और उसी हिसाब से चीज़ें सेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो फोल्डर है ना, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। बट व्हाट यू विल डू इज़, आप एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बनाओगे जिसका नाम है प्रोजेक्ट्स रखोगे, और इस फोल्डर को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लोगे। अब इसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमें दे दी है, जैसे एसेट्स में हमें इमेजेस दे दी है, और index.html फाइल में अगर मैं इसको VS कोड से खोल दूँ, ओपन विद VS कोड, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके और जो जो हमें टेक्स्ट इसमें रिक्वायर्ड है वो भी सारा देकर है। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये टेक्स्ट कॉपी कर लो, ठीक है। कर लिया ये टेक्स्ट कॉपी, कट कर लो इसको, यहाँ पर आओ और एक न्यू फाइल कर दो, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। कर ली। अब ये जो पेज है इसको रिमूव कर दो, सबको क्लियर कर दो, और यहाँ पर खुद से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दिया आपने, अब कोड करना स्टार्ट कर दो। तो अगर मैं इसी फोल्डर को ओपन करता हूँ, ओपन फोल्डर, ठीक है, तो मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया, रेसिपी पेज मेन, इसको ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे पास ऐसे फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो HTML फाइल है तो कोई मसला है नहीं। तो दूसरी क्या चीज़ मुझे चाहिए, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा स्टाइल्स, और इस स्टाइल्स फोल्डर में style.css फाइल अपनी ऐड कर लूँगा, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसको अपने HTML के साथ लिंक कर रहा हूँ।
तो प्रोजेक्ट फोल्डर बनेगा और उस प्रोजेक्ट फोल्डर में आप इस फोल्डर को पेस्ट कर दोगे, ठीक है। एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फोल्डर या सॉरी प्रोजेक्ट। तो जो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी, तो जैसे मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन मेरे साथ हमेशा रहे, तो आई विल यूज़ इट, मैं इधर से रखूँगा डिज़ाइन, तो फिर जूम भी कर सकता हूँ। तो मेरे को इसको इमेज व्यूवर में खोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक ही जगह कर लूँगा, ठीक है। बस मेरा काम होना चाहिए कोड करने का, एंड आई विल मेक श्योर कि हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज रहे और प्रोजेक्ट्स भी ऑर्गेनाइज रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया वी विल नेवर रीविजिट इट अगेन, नो, वी विल रीविजिट, वी विल मेक इट बेटर जैसा हमने पहले बनाया होगा। वी विल यूज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आगे जाके हम और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि हम उन प्रॉपर्टीज़ से इन पुराने प्रोजेक्ट्स को काइंड ऑफ अच्छा कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ ये जो है ना, ये जो कलर इस्तेमाल हो गया है बैकग्राउंड में, तो आप भी बैकग्राउंड में ये कलर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, आप अपने स्टाइल में जाके बॉडी, ठीक है, बॉडी लिख दिया और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, फिर वहाँ पर आपको कलर्स देकर है यहाँ पर स्टाइल गाइड में, तो इसको भी आप ओपन कर सकते हो, देख लोगे कि कौन सा क्या कलर है, तो बैकग्राउंड कलर बॉडी में सेट कर लोगे, तो पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर जो है वो ये सेट हो जाएगा। सेकंड, व्हाट इज़ ये जो कंटेनर है या ये जो है, ये कहाँ है, ये पेज के सेंटर में। तो आप कैसे किसी चीज़ को सेंटर कर सकते हो, ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, अपना वही फोल्डर वापस ओपन कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स, CSS, ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, ओके, div, ठीक है, div.box, एंड व्हाट आई विल डू इज़ मैं इस .box में जाऊंगा, ठीक है, मैं इसमें पैडिंग दे दूंगा, समझिए 50 पिक्सल, ठीक है, और मैं लाइव कर लेता हूँ, ठीक है। और क्या चाहिए मेरे को चाहिए बॉर्डर 1 या 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का, ठीक है। अब देखो इसमें कंटेंट है नहीं, मैंने बस थोड़ा बैकग्राउंड इंक्रीज़ करने के लिए पैडिंग दे दी, बट समझाने के लिए, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं इस पर कुछ हाइट दे दूंगा थोड़ी सी, ठीक है, हाइट दे दूंगा और वेड्थ दे दूंगा। अब देखो, क्योंकि अगर आप इस कंटेनर की तरफ देखोगे, इसकी वेड्थ 100% एक्सटेंड हो नहीं रही है, इसमें कुछ वेड्थ दी गई है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी CSS यूनिट्स देखे हैं जिससे मैं वेड्थ कंट्रोल कर सकता हूँ, एट द सेम टाइम मैं उसको रेस्पॉन्सिव भी रख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ आके वेड्थ कर दूँ समझिए 50%, तो अब क्या हो गया, ये 50% हो गया, और मैं फ़िलहाल के लिए इसको हाइट दे देता हूँ, समझिए 80 VH, फाइन। तो हाँ, अब मेरे को पता है ये इसी साइड से रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसको सेंटर में कैसे लाता हूँ, तो मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ अभी के लिए, ठीक है, और उसको कहते हैं मार्जिन। जब आप लिखोगे मार्जिन, टॉप बॉटम 0 कर दो और लेफ़्ट राइट ऑटो कर दो, तो होगा क्या, ये सेंटर में आ जाएगा। तो ऑटो जब आपने लेफ़्ट राइट पे कर दिया तो देखेगा कि क्या हमारे पास कोई अवेलेबल स्पेस है। तो कब ये स्पेस अवेलेबल हो सकती है, द मोमेंट मैंने इस पे कुछ फिक्स्ड विड्थ रखी हो, या इसको विड्थ से किसी प्रॉपर्टी से इसका विड्थ चेंज किया हो। तो जब मैं इसकी विड्थ चेंज कर दी, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पेसेस अवेलेबल है लेफ़्ट और राइट से, तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि कितनी स्पेस अवेलेबल है, फिर उतनी ही इक्वली लेफ़्ट से भी रख देता है और राइट से भी रख देता है। अब आप सोच रहे हो कि अगर हम इसको प्रॉपरली, जैसे यहाँ ऊपर से भी स्पेस है, तो अब आप बोल रहे हो कि तो इसको बीच में प्रॉपरली सेंटर में लाने के लिए क्या मुझे यहाँ पर ऑटो लिखना है? नहीं, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका एक रीज़न है, और वो ये रीज़न है कि हाइट जो होती है ना, ये कभी देखो जितना आप कंटेंट डालोगे उतना हाइट इंक्रीज़ होती है, फाइन। तो ब्राउज़र को पता नहीं है कि एग्जैक्ट स्पेस कितनी अवेलेबल रह सकती है, क्योंकि जितना मैं कंटेंट डालूंगा उतनी हाइट इंक्रीज़ होगी, तो ब्राउज़र कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसको कितनी स्पेस दे दूं। तो इसलिए ये जो है हाइट के हिसाब से मार्जिन जब हम 0 ऑटो कर देते हैं, तो ये इसको बीच में सेंटर में नहीं लाएगा। अब विड्थ का पता है, क्योंकि विड्थ इतनी ही है,
ठीक है, और यहाँ से भी स्पेस अवेलेबल है, यहाँ से भी स्पेस अवेलेबल है, तो ये सेंटर में लाएगा। बट हाइट को ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर मैं कंटेंट डालता जाऊँ तो हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी, तो हर एक हाइट इंक्रीज़ पे ये कैलकुलेट नहीं कर सकता और बीच में इसको प्रॉपरली सेंटर में नहीं ला सकता। बट अलबत्ता इफ़ यू वांट टू हॉरिजॉन्टली सेंटर इट, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन यूज़ दिस शॉर्ट हैंड ज़ीरो ऑटो। तो लेफ़्ट राइट से ये ऑटोमेटिकली देख देगा कितनी हाइट है, सॉरी कितनी स्पेस अवेलेबल है, तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा लेफ़्ट से और राइट से। बट व्हाट आई कैन डू इज़ मैं यहाँ आके इसको लिख सकता हूँ जैसे 40 पिक्सल। तो अब टॉप से भी मेरे पास क्या आ गई, स्पेस आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी एक काम कर सकते हो। अब ऑटो आप कुछ फ़िलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो, हाइट दे सकते हो, ताकि मैं काइंड ऑफ लेआउट के हिसाब से बराबर आ जाऊँ। तो मैं भी जैसे यहाँ पर कर लूँगा, इसको 40% दे दिया, ठीक है, हाइट दे दिया समझो 90 VH। फिर एक एक करके अपना कंटेंट इस पर ऐड करता जाऊँगा। बट मेरे को पता है अब कंटेंट एक्स्ट्रा हो गया, कंटेंट एक्स्ट्रा नहीं हो गया, कंटेंट बढ़ता हूँ और वो अब ओवरफ्लो हो रहा है। द रीज़न यही है कि क्योंकि अब जो इसमें मैंने हाइट सेट की है वो फिक्स्ड है, तो अब ये होगा क्या, एक्सपैंड ऑटोमेटिकली नहीं होगा। सो दैट्स वाई तब मैं क्या करूँगा, तब मैं अपनी हाइट को रिमूव कर लूँगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जितना मैंने कंटेंट रखा होगा, क्योंकि अब हाइट उतनी ही होगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, जितना कंटेंट होगा उतना एक्सपैंड होगा। तो तब फिर हाइट रिमूव करने से थोड़ा लेआउट, अब इनिशियली मैं ये बोल रहा हूँ हाइट को सेट करने से ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। और सेकंड, नेवर एंड एवर डायरेक्टली जाके कोड करोगे, तो आप क्या करोगे, इस वेबसाइट पे जाओगे या पेन और पेपर उठाओगे, ऐसे बनाओगे, ओके ये मेरा एक डिव है, तो यहाँ पर फिर मेरी इमेज इस्तेमाल हो रही है, ओके यहाँ पर मेरा कुछ टेक्स्ट है, तो ये शायद H1 हो सकता है, फिर एक और बॉक्स है, ठीक है। तो ऐसे आप स्केच आउट करोगे पहले पेपर पे, देन जब ये स्केच आउट हो जाएगा प्रॉपरली, आप यहाँ पर लिखोगे कि यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है, देन यू विल गो ऑन एंड वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है।